हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आर्टिकल 12 से 20 तक समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। इस वीडियो में हम आगे के आर्टिकल्स को समझेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वीडियो पसंद आने पर डू लाइक इट। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसे फेमसली राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रिवेसी कहते हैं। इसमें सभी को, चाहे वो सिटीजन्स हो या नॉन सिटीजन्स, उन्हें जीने का अधिकार दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राइट टू लाइफ न सिर्फ सर्वाइवल का हक देता है, बल्कि ये कहता है कि हर इंसान को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और उसे वो हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए जिससे उसका जीवन मीनिंगफुल बन सके, कंप्लीट हो सके। जैसे अभी हाल में आपने दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के बारे में सुना होगा। अगर कोई इंसान कोर्ट में इस पोल्यूशन के इशू को रेज करेगा तो यहाँ राइट टू लाइफ एक्शन में आएगा, क्योंकि ये राइट आपको अधिकार देता है कि आपके लिए एक डिसेंट इन्वायरमेंट हो, क्लीन एयर हो, ताकि आप हेल्दी लाइफ को जी सके, पॉल्यूशन फ्री वाटर हो ताकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। तो बेसिकली राइट टू हेल्थ भी राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है। अच्छा, आप कमेंट में बताइए कि कौन सा स्टेट अभी राइट टू हेल्थ के प्रपोजल को लेकर आया है। कमिंग टू द टॉपिक, राइट टू लाइफ आपको 14 साल तक फ्री एजुकेशन देने की बात करता है, ताकि आप डिसेंट और वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इसी में इंक्लूडेड है, जिसमें आप सरकार से किसी पब्लिक इशू पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। न सिर्फ नॉर्मल सिटीजन्स को बल्कि राइट टू लाइफ प्रिजनर्स को भी राइट देता है कि उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर ना हो, कस्टोडियल हरासमेंट ना हो या फिर केसेस की स्पीडी ट्रायल्स हो। अब ये अलग बात है कि हमारे कोर्ट्स ही ओवरबर्डन्ड हैं, तो केसेस की हियरिंग देर से होती है। अच्छा, क्या आपको पता है कि राइट टू स्लीप भी आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, ताकि आप हेल्दी लाइफ को जी सके। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पेरेंट्स आपको जगाएं तो आप ये आर्टिकल कोट कर सकते हो। जस्ट किडिंग। आगे चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आपका मूल अधिकार है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में जब प्राइवेसी को ब्रीच करना बहुत फ्रिक्वेंट हो गया है, ये राइट इंश्योर करती है कि आपकी प्राइवेसी बची रहे, ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री और डिसेंट लाइफ एंजॉय कर सकें। चलिए, बहुत बात हो गई राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी की। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया था, पर इसकी इम्पॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इसके लिए एक अलग आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। इसके अकॉर्डिंग स्टेट को हर 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। हालांकि ये प्रोविज़न सिर्फ एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन की बात करता है, ये हायर या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात नहीं करता है। पर सोचिए, ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि एक सभ्य समाज सिर्फ एजुकेशन के बल पर ही पॉसिबल है। इसी के वजह से रिमोट एरियाज़ में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ताकि कम से कम हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन तो मिल सके। हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राइट टू एजुकेशन को पहले ही आर्टिकल 45 में रखा था, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है तो ये कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं थे। और जैसे जैसे देश के पास रिसोर्सेज आई, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे होने लगे, तो इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया और इसी वजह से अब इसकी फॉलो ना होने पे कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 उन लोगों को राइट्स प्रोवाइड करती है जो अरेस्ट या डिटेन कर लिए गए हैं। डिटेंशन मतलब कैद करना, और ये 2 टाइप का होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि किसी पर्सन को उसके किए गए ऑफेंसेस के लिए, क्राइम के लिए पनिशमेंट देना, जो कि ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो चुकी है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है कि बिना किसी ट्रायल के किसी पर्सन को डिटेन करना, ताकि आने वाले टाइम में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, और ये सिर्फ शक के आधार पर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कहीं इलेक्शन होने वाला है, एक आदमी है जो कि पास्ट में 1-2 क्राइम्स कर चुका है और पुलिस को शक है कि इलेक्शन में इस आदमी के इन्फ्लुएंस से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकती है, तो वो इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत डिटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन को प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया है तो उसे इन्फॉर्म करना होगा कि अरेस्ट का कारण क्या है। उस पर्सन को अपने लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने का अधिकार होगा और उसे 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लाना होगा। दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है
तो उसे 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर उसके डिटेंशन की पीरियड को बढ़ाना है तो एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट करना होगा। अब ये एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है? इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स हाईकोर्ट के जजेस होते हैं। अगला है आर्टिकल 23। ये आर्टिकल ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग को रोकता है और फोर्स्ड लेबर मतलब बेगारी पर भी प्रतिबंध लगाता है, और ये राइट भारत के सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेन नेशनल्स पर भी अप्लीकेबल है। अच्छा, चलिए अब समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या है। किसी भी पर्सन का, चाहे वो मेन हो, विमेन हो या बच्चे हो, उसका खरीद बेच करना या फिर विमेन को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज करना या देवदासी प्रथा या फिर गुलाम बनाना, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। अब समझते हैं बेगार टर्म को। बेगार का मतलब है किसी पर्सन को बिना पे किए हुए उससे काम करवाना, जैसे पहले के टाइम में जमींदार लोग गांव के किसानों से करवाते थे। अब ये आर्टिकल बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी को भी प्रोहिबिट करता है। बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि किसी पर्सन को उसके इच्छा के विरुद्ध फोर्सफुली काम करवाना। अब ये सब सही से फॉलो हो, इसीलिए कई एक्ट्स इसके लिए काम करते हैं, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 एक्सेट्रा। हमें इसके डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके नेम्स एनफ हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इसके लिए एक्ट्स हैं और इसीलिए ये सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। इन एक्ट्स के तहत पनिशमेंट और फाइन्स को तय किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम है उसके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। उसे किसी तरह के खतरनाक काम जैसे माइंस, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क्स पर काम करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि ये आर्टिकल किसी हार्मलेस काम में बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को पहले नहीं रोकता था, और अगर चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस हो रही है तो एम्प्लॉयर को 20,000 से 50,000 रुपये तक का फाइन या 2 साल तक जेल भी हो सकती है। 2006 में गवर्नमेंट ने हार्मलेस कामों में भी बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को रोक दिया, जैसे होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, दुकान एक्सेट्रा। नेक्स्ट सेक्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हर इंसान को किसी भी धर्म को चुनने का, उसे प्रैक्टिस करने का और उसके प्रचार करने का अधिकार है। हिंदू के द्वारा तिलक लगाना या सिख के द्वारा पगड़ी पहनना या कृपान रखना या मुस्लिम्स के द्वारा हिजाब पहनना, ये सब उनके धर्म को प्रैक्टिस करने का तरीका है और इसीलिए ये उनका फंडामेंटल राइट है। संविधान हमें धर्म के प्रचार करने की फ्रीडम देता है, पर एट द सेम टाइम ये फोर्सिबल कन्वर्जन्स को गलत बताता है क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मतलब विवेक की स्वतंत्रता के अगेंस्ट है। हालांकि इन सारे राइट्स को पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ के लिए स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 की वजह से कई जगह बलि प्रथा को बंद कर दी गई, जो कि एक फेमस हिंदू रिचुअल है, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्टेट रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 26 किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की फ्रीडम देता है, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब को बनाने की परमिशन देता है। बेसिकली आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल को रिलीजियस राइट्स देता है और आर्टिकल 26 पूरे सेक्शन को कलेक्टिवली मैनेज करता है। अब चलते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी पर्सन को किसी धर्म के प्रचार या मेंटेनेंस के लिए टैक्स देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, और स्टेट भी पब्लिक मनी जो बेसिकली टैक्सेस हैं उसको किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रचार में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अब इससे क्या होगा? इससे हमारे संविधान में मेंशन सेक्युलरिज्म जिंदा रहेगा, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये प्रोविजन टैक्स के लिए मना करती है, लेकिन हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी कुछ फीस रख सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन फीस से जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी पिलग्रिम्स वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी सर्विसेज, सेफ्टी मेजर्स इंश्योर की जाती है। बेसिकली इससे एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता है, ना कि रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। इसीलिए फीस अलाउड है पर टैक्सेस नहीं। आर्टिकल 28 कहता है कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फंडिंग स्टेट के द्वारा होती है तो वहाँ कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ, अगर वो इंस्टीट्यूशन किसी ट्रस्ट ने इस्टेब्लिश किया है तब वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, माइनॉरिटीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे मतलब उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग कम हैं, और दूसरा रिलीजियस बेसिस पे मतलब उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग कम हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन जो देश के किसी भी पार्ट में रहता हो और चाहे जो भी भाषा, कल्चर या स्क्रिप्ट को फॉलो करता हो, उसके पास उसे कंजर्व करने का अधिकार है।
और कोई भी सिटीजन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट के द्वारा ओन्ड है उसमें एडमिशन ले सकता है, नो मैटर वो किस रिलीजन से है, किस रेस से है या फिर किस कास्ट से है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। ये आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को उनके अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की बात करता है ताकि वो अपने लैंग्वेज या कल्चर को कंजर्व कर सके, और इसमें स्टेट उनकी मदद एड देकर कर सकती है। और ये सब इसीलिए है ताकि वो मेजॉरिटी के साथ इक्वालिटी इंश्योर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर आप मदरसा या संस्कृत विद्यालय को देख सकते हो। हालांकि हमारे संविधान में माइनॉरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं है, पर हमारे कंट्री में माइनॉरिटी का दर्जा लिंग्विस्टिक बेसिस और रिलीजियस बेसिस पर ही होता है। अब चलते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जान फूंक देता है, उसे इफ़ेक्टिव बनाता है, क्योंकि इतने सारे प्रोविजंस बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर उसका इन्फोर्समेंट ना किया जाए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा है। उन्होंने इसे सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, मतलब संविधान का दिल और आत्मा। आप इस स्टेटमेंट से इस आर्टिकल की ग्रेविटी समझ सकते हो। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्शंस या ऑर्डर्स इशू करने का पावर होगा। इसे हम रिट्स कहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का डिफेंडर और गारंटर भी कहा जाता है। इन्हीं रिट्स को आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट भी इशू कर सकती है। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट के वायोलेशन होने पे सिटीजन्स के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब रिट्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।